अस्सलामुअलैकुम। आज काफ़ी दिनों बाद दोबारा रिकॉर्डिंग पे बैठे हैं और आज हम चैप्टर करेंगे कौन सा भला? अकाउंटिंग फॉर लेबर। आइए देखते हैं। ऑल राइट, अकाउंटिंग फॉर लेबर ये चैप्टर 6 में फॉल करता है बीपीपी के। और अकाउंटिंग फॉर लेबर में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो आपके सामने हैं। मेजरिंग लेबर एक्टिविटी, रेम्यूनरेशन मेथड्स, रिकॉर्डिंग लेबर कॉस्ट्स, labor turnover, accounting for labor costs. All right, before we jump on to the topic, let's discuss what do you understand by the name of this chapter? Accounting for labor. Labor बात समझ आ रही है कि भाई वो एम्प्लॉयज़ या वो स्टाफ जिसको हमने हायर किया है, हमने बोले तो कंपनी ने, जिसको कंपनी ने हायर किया है टू कैरी आउट द ऑपरेशनल टास्क्स ऑफ द कंपनी। अब ऑपरेशनल टास्क्स में कौन कौन से टास्क्स फॉल इन हो जाते हैं? नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 कोई सर्विस प्रोवाइड करना, नंबर 3 मेंटेनेंस, नंबर 4 कि कोई मेंटेनेंस एंड सेफ्टी की एक्टिविटीज़ कैरी आउट करना, नंबर 5 कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर को डील करना, कॉल्स का जवाब देना, फॉलो अप करना वगैरह वगैरह। और इस तरह बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जितने टास्क फॉल इन करते हैं कंपनी में वो सब अगर हम ऑपरेशनल लेवल पर जाकर देखें तो वो सब लेबर कर रही होती है परफॉर्म। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, हम क्या बनने जा रहे हैं? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम क्या है? ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना। ट्रांजैक्शंस क्या सिर्फ मटेरियल की हो रही है? क्या सिर्फ हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सेल ऑफ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस से गुजार रहे हैं, रॉ मटेरियल से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस आउटपुट को सेल कर रहे हैं मार्केट में, या इसके अलावा भी कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं? ओह यस, ट्रांजैक्शंस और भी हो रही हैं, जैसे कि लेबर की तनख्वाह या डेली वेजेस, या लेबर हमें कोई सर्विसेज परफॉर्म करके दे रहे हैं और उस पर हम उसे बोनस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट कर रहे हैं और हमें उसकी सैलरी में से डिडक्ट करनी है वो अमाउंट, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रही है कि भाई लेबर की मिनिमम वेज सेट करनी होगी तुम्हें, या फिर हमें कहा जा रहा है कि भैया लेबर को ज़रा छुट्टियों पे तो भेजो, या फिर ज़रा लेबर को हेल्थ इंश्योरेंस तो दो। तो इतनी सारी चीज़ें, ये तमाम ट्रांजैक्शंस ही तो हो रही हैं। पैसे का लेन देन, सर्विसेज की लेन देन। हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड इट? That's what we are going to learn in this chapter. Accounting for labor. आपको याद होना चाहिए कि अकाउंटिंग, मैंने कहा था कि जब भी अकाउंटिंग का लफ्ज़ आए 2 वर्ड्स आपके जहन में आने चाहिए। नंबर 1 रिकॉर्डिंग एंड नंबर 2 वैल्यूएशन। अकाउंटिंग के अंदर ये 2 वर्ड्स फॉल करते हैं, या अकाउंटिंग से मुराद इन 2 अल्फाजों के। अब देखिए, फर्ज करें एक ट्रांजैक्शन, उसकी आपने अकाउंटिंग करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग भाई? अकाउंटिंग का मतलब है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। और रिकॉर्ड फिर कैसे करो? कैसे रिकॉर्ड करें? किस किताब में रिकॉर्ड करें? किस साइट पर रिकॉर्ड करें? कौन से गोल्डन रूल्स को फॉलो करके करें? करें या नहीं करें? सिर्फ डिस्क्लोज करके छोड़ दें या रिकॉर्डिंग ज़रूरी है? हियर कम्स द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम उनको, अगर बीइंग एन अकाउंटेंट हमें गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए। बीइंग एन अकाउंटेंट हमें IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। बीइंग एन अकाउंटेंट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी किताबें होती हैं अकाउंट्स की, और रेलिवेंट बुक्स में हमें रेलिवेंट रिकॉर्डिंग करनी है। रेलिवेंट ट्रांजैक्शन को रेलिवेंट बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो क्या है? रिकॉर्डिंग। कहाँ करें, किस किताब में करें, किस साइट पे करें, क्यों करें, रूल है भी या नहीं, करना चाहिए भी या नहीं। दूसरा वैल्यूएशन, किस वैल्यू पे करें, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, और उसकी कैलकुलेशन जो हो रही है क्या वो प्रिस्क्राइब्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है भी या नहीं, या हम अपने मनमर्जी की कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। ठीक है जी, अकाउंटिंग क्लियर है? आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। चैप्टर के अंदर ये 5 टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें देखना है, गो थ्रू करना है। द फर्स्ट वन, मेजरिंग लेबर एक्टिविटी। मेजरिंग लेबर एक्टिविटी यानी कि सबसे पहली बात, लेबर आपने हायर किया हुआ है
ऑलराइट आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, अब उसकी एक्टिविटी को आप मेजर कैसे करोगे, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करोगे? दो तरीके, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन is the quantity or volume of output produced. Productivity is a measure of the efficiency with which output had been produced. क्या बात समझ आई? पहली बात, production is the quantity or volume of output produced. यानी कि लेबर कितना माल प्रोड्यूस कर रही है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है इन द गिवन टाइम। इन द गिवन टाइम यानी अगर फर्ज करें 9 to 5 लेबर की जॉब है, 9 to 5 उसने काम करना है फैक्ट्री में, ठीक है, मशीनें चलानी है, तो 9 to 5 के टाइम के दौरान वो कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चेयर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो चेयर्स उसकी 9 to 5 के दरमियान कितने मैन्युफैक्चर होंगे या वो कितने कर लेगा। स्टैंडर्ड क्या है मार्केट में, उस टाइम ड्यूरेशन में नॉर्मली एक लेबर कितना कर लेता है, राइट? So that is production. Productivity is a measure of the efficiency with which output has been produced. Productivity क्या है बोले तो, for example 100 chairs बनाने के लिए usually मार्केट में जो लेबर है वो तकरीबन 6 घंटे लगाता है। आपने जो लेबर हायर किया है वो कितने घंटे लगा रहे हैं? 7 घंटे, वही 100 चेयर्स बनाने के। What do you think? Is he working efficiently? Is he being productive? नो। यहाँ अगर कंपैरिजन करें तो वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहे हैं, विच इज़ नॉट अ फेवरेबल एफिशिएंसी, विच इज़ एन एडवर्स एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी यानी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है इसमें। यही मैं अगर बताऊँ आपको कि ये लेबर जो आपने हायर की है ये 4 घंटों में 100 चेयर्स बना ले रहे हैं, आप क्या बोलोगे? खुश हो जाओगे, वाह बढ़िया काम, ठीक है जी। So that means over here your labor is being productive. Next, planning and controlling production and productivity. How do we plan and control production and productivity? भाई लेबर दो चीज़ें कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरा उसकी प्रोडक्टिविटी। इन दोनों चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। तो इसको हम प्लान आउट कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? तो यहाँ पे कुछ तरीक़ेकार हमें गिवन है कि प्रोडक्शन लेवल्स कैन बी रेज्ड एज फॉलोज। अगर आपकी कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो क्या करेगा या वो क्या कर सकते हैं? नंबर 1, वर्किंग ओवरटाइम काम करवा लें। नंबर 2, हायरिंग एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करा लें। नंबर 3, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सम वर्क टू एन आउटसाइड फर्म, किसी बाहर के फर्म को काम दे दें, आउटसोर्स कर लें, ठीक है जी। अब आउटसोर्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोले तो क्या, ये मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल की मेरी फैक्ट्री है और मैं इस मोबाइल को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। अब ये मोबाइल मैन्युफैक्चर तो मैं कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये मोबाइल मार्केट में सेल करूँ तो इसकी एक्सेसरीज़ भी सेल करूँ, मगर इसकी एक्सेसरीज़ बनाने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास मशीनरी नहीं है चार्जर बनाने की, मेरे पास मशीनरी नहीं है इसका मोबाइल कवर बनाने की, मेरे पास मशीनरी नहीं है इसके ईयरफोन्स बनाने की, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मेरे पास लेबर है, हमारा सारा फोकस मोबाइल बनाने में। तो मैंने क्या किया या मेरी कंपनी ने क्या किया, हमने हायर कर लिया, आउटसोर्स कर लिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? सब कॉन्ट्रैक्ट के ईयरफोन, चार्जर, कवर एक दूसरी कंपनी को बोल दिया, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप हमें बना के देना, ठीक है जी। प्रोडक्शन लेवल्स कैन बी रिड्यूस्ड। अगर आपको प्रोडक्शन लेवल्स कम करने हैं तो फिर क्या करेंगे? कैंसिलिंग ओवरटाइम कैंसिल आउट कर लें। लेइंग ऑफ स्टाफ बोले तो आपने स्टाफ कम कर लिया, आपने कोई हाईटेक मशीनरी हायर कर ली और उस मशीनरी को चलाने के लिए सिर्फ आपको 2 लोग चाहिए, तो आपने 10 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को रखा, बाकी 8 लोगों को अल्लाह हाफिज़ कर दिया। लेइंग ऑफ, आपके मोबाइल बनाने के 4 स्टेजेस थे, 4 स्टेजेस को आपने रिड्यूस करके 3 स्टेजेस पर ले आए, तो एक जो एक्स्ट्रा स्टेज था उसमें जो लेबर काम कर रही थी वो एक्स्ट्रा लेबर को आपने टाटा बाय बाय कर दिया। नेक्स्ट, आपके 3 ब्रांचेस थे, 3 ब्रांचेस में से आपने एक ब्रांच बंद कर दी, लेइंग ऑफ, तो उस ब्रांच के एम्प्लॉयज़ या लेबर्स कहाँ जाएंगे? टाटा बाय बाय। ऑलराइट, थर्ड, प्रोडक्टिविटी इफ इम्प्रूव्ड will enable a company to achieve its production targets in fewer hours of work and therefore at a lower cost.
ऑफ कोर्स अगर 100 यूनिट्स ऑफ चेयर्स जहाँ मार्केट में 6 घंटे में कोई लेबर बना के दे रहे हैं, आपका लेबर इतना वेल ट्रेन हो चुका है कि वो 4 घंटे में 100 चेयर्स बना के दे रहे हैं, आपका वक्त भी बचा और आपकी पर आवर की वेज भी बची। ठीक है। ऑटोमेशन किसे कहते हैं? ऑटोमेशन ऑफ कोर्स कि जहां आप लेबर के ऑल्टरनेटिव में या लेबर की जगह पर आप मशीन ला रहे हो और उस मशीन पर वर्कलोड डाल रहे हो, तो अब आपकी जो फैक्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव से शिफ्ट होकर मशीन इंटेंसिव बन रही है। मशीन्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और लेबर कम इस्तेमाल हो रही है। सो यू आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ऑटोमेशन। अच्छा, यहाँ पे ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये आपने गो थ्रू कर लेने हैं। हमने बेसिकली अंडरस्टैंड कर लिया इस कॉन्सेप्ट को, लिहाजा मैं इस एग्जांपल को गो थ्रू नहीं कर रही। यू कैन गो थ्रू दिस योरसेल्फ एंड आई एम होपिंग यू आर स्मार्ट इनफ। Efficiency, capacity and production volume ratios. All right. Now this is something which is important and we need to look into it. Efficiency, अभी हमने डिस्कस किया कि 100 चेयर्स बनाने के लिए बाहर कोई लेबर स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं वो 6 घंटे हैं इसको बनाने के लिए, और आपकी जो लेबर है वो या तो 4 घंटे ले रही है, हो सकता है 4 घंटे ले रही है, हो सकता है 8 घंटे ले रही है। अगर 4 घंटे ले रही है मीन्स योर लेबर इज एफिशिएंट, और अगर 8 घंटे ले रही है तो मीन्स योर लेबर इज नॉट एफिशिएंट। सीधी सी बात है। एफिशिएंसी रेशियो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स टेकन। रेशियो का फॉर्मूला लर्न करना होगा, ये एग्जाम में गिवन नहीं होता। ओके। कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी किसे कहते हैं? कैपेसिटी बोले तो मैं 1 घंटे में, फॉर एग्जांपल एक टीचर एक दिन में 8 घंटे पढ़ा सकते हैं, ये उसकी कैपेसिटी है। वो 8 घंटे बिना एग्जॉस्ट हुए वो आराम से पढ़ा सकते हैं, और एक टीचर वो सिर्फ 6 घंटे पढ़ा सकते हैं। तो टीचर नंबर ए, टीचर नंबर बी, इन दोनों की कैपेसिटी डिफरेंट है। पहले की कैपेसिटी 8 घंटे हैं, दूसरे की कैपेसिटी 6 घंटे। अब अगर ये ए एक दिन में 8 घंटे की बजाय 6 घंटे पढ़ाए तो क्या वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है? नो। ये बी अगर 6 घंटे के बजाय सिर्फ 2 घंटे पढ़ाए तो क्या ये अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है? नो। तो देयरफॉर हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, हर लेबर की अपनी कैपेसिटी होती है। क्या वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय आवर्स बजटेड। जब हम एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं कैपेसिटी से तो हमें क्या पता चलता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो बोले तो प्रोडक्शन यानी क्वांटिटी, यूनिट्स और वॉल्यूम, कितनी उसकी वॉल्यूम या यूनिट्स उसके बनने चाहिए। तो आउटपुट मेजर्ड इन एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड आवर्स, आवर्स बजटेड, यानी कि वो आउटपुट जो एक्सपेक्टेड या स्टैंडर्ड आवर्स में बनना चाहिए वो डिवाइडेड बाय आवर्स बजटेड। टोटल हमारे आवर्स हमारे पास कितने थे, इससे हमें पता क्या चलेगा प्रोडक्शन वॉल्यूम से, इसको हम डिटेल में नीचे देखेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो को एक्टिविटी रेशियो भी कहा जाता है। ऑल राइट, हियर इज एन एग्जांपल, लेट्स गो थ्रू इट। Rush and Fluster company budgets to make 25,000 standard units of output in 4 hours each during a budget period of 1 lakh hours. Budgeted hours हमारे सामने है 1 lakh hours. आउटपुट भी हमें बता दिए कि भाई हमारा इरादा है कि 25,000 यूनिट्स तो कम से कम बनाए, और एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे स्टैंडर्ड आवर लग रहे हैं। तो स्टैंडर्ड आवर के मुताबिक हमारे ये 1 लाख घंटों में बन जाना चाहिए। ठीक। एक्चुअल आउटपुट अब होता कितना है ड्यूरिंग द पीरियड? लेट्स सी। एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड वाज 27,000 यूनिट्स व्हिच टुक 1,20,000 आवर्स टू मेक। 2,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए, 20,000 घंटे एक्स्ट्रा लिए। लेट्स सी कि रिक्वायरमेंट क्या कहती है। रिक्वायरमेंट कह रही है कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियोज।
एफिशिएंसी निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, प्रोडक्शन निकालना है. नाउ आई गिव यू 2 minutes, pause the video, look at the formula, try to apply the given data in the formula and solve the sum yourself. And now we will go through the solution. Efficiency ratio as per the formula, expected hours to make the output. हमें 27,000 यूनिट्स एज पर द स्टैंडर्ड कितने घंटों में बन जाते हैं? तो 27,000 मल्टीप्लाई बाय 4, हाउ मच आर वी गेटिंग ओवर हियर, राइट? सेम थिंग. फिर क्या कह रहे हैं? डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स टेकन. एक्चुअल घंटे कितने लगे? 120 आवर्स, 1,20,000 आवर्स. व्हाट्स द रेशियो दैट वी आर गेटिंग? 90%. दैट मीन्स आवर एफिशिएंसी रेशियो इज 90%. ये लोग रश एंड फ्लस्टर कंपनी इज 90% पर एफिशिएंट in their work. Why? Because they should have taken to produce 27,000 units, 1,08,000 hours, and they actually took 1,20,000 hours. So therefore, they were 90% efficient only, and they failed to become 100% efficient. Capacity ratio. Capacity का formula देखते हैं. Actual hours worked, that is 1,20,000 hours, divide by hours budgeted. Simply जितने hours budgeted थे यानी कि 1 lakh वो ले लेंगे. So 1,20,000 hours divide by 1 lakh. इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी capacity थी कितनी और हमने अपनी capacity से क्या बढ़कर काम किया या उससे कम काम किया. So here you go. They worked 20% more than their capacity. Right? Now coming on to the production volume ratios. Production volume ratio का formula क्या था? Output measured in expected or standard hours. 1 लाख घंटों में कितना output produce होना चाहिए था? 25,000. Divided by hours budgeted. 1 लाख घंटे budgeted थे. Production volume ratio, output measured in expected or standard hours, यानी कि हमने 27,000 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट कितने घंटों में बनना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड? 4 घंटों में. 27,000 मल्टीप्लाई बाय 4, वी आर गेटिंग 1,08,000. ओके, एंड नाउ दिस 1,08,000 शुड बी डिवाइडेड बाय आवर्स बजटेड, विच इज 1 lakh. सो हियर वी गो, and we are getting 108%. That's our production volume ratio. The production volume ratio, let's read this out and try to understand what they are trying to say about production volume ratio. Production volume ratio of 108%, more output than budgeted, is explained by the 120% capacity working, offset to a certain extent by the poor efficiency. वो क्या रहा है? जैसे कि हमने ऊपर में देखा, एफिशिएंसी को जब आप एफिशिएंसी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो कैपेसिटी रेशियो से तो आपको क्या मिलता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो. अब आपने देखा कि एफिशिएंसी रेशियो 90% थी, कैपेसिटी 120% थी और प्रोडक्शन वॉल्यूम 108. तो 108% कम क्यों हो रहा है? ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि एफिशिएंसी और कैपेसिटी, एफिशिएंसी नीचे जा रही है, कैपेसिटी ऊपर जा रही है. तो बेसिकली अब इसका एवरेज जो निकल रहा है या इसको नलिफाई करके ये प्रोडक्शन वॉल्यूम 108 पर आ रहा है. ठीक, सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से बाय दिस स्टेटमेंट.